हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे की डिडक्शंस पढ़ने जा रहे हैं और ये जो डिडक्शंस हैं ये वाली हमारी डिडक्शंस है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड। जो डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाती हैं वो वाली हैं। तो मैंने 11 तक की डिडक्शंस आपको करा दी हैं और अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है पहले वाली डिडक्शंस की तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम जो डिडक्शन देखने जा रहे हैं वो है 12 से। तो हमारी जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये जो है आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये जो है सेक्शन 35D के अंदर लाई करता है। अब अगर आपने किसी भी तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है इनकर्ड किया है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर वो कंपनी जिसके लिए आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है इनकर्ड किया है वो कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी? जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है आपका उसका 1/5 और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी कॉस्ट दे रखी होगी प्रोजेक्ट की उसका 5% निकालेंगे और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनका 1/5 निकालोगे। जो भी इसमें से लेसर वाला अमाउंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिडक्शन अवेलेबल उसकी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक्सपेंसेस जो हैं आपने इनकट करे हैं 5,000 रुपीज़, ठीक है। और अगर आपने जो है 5,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस इनकट करे हैं तो इसका आप क्या ले लेंगे, 1/5 ले लेंगे। तो 1/5 लीजिए 5,000 का तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज़। और हम लोग क्या लेंगे, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका 5%। अब 5% जो कॉस्ट है, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी है 50,000, ठीक है। 50,000 का अगर मैं 5% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2,500। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2,500। अब इसमें से मुझे कौन सा वाला अमाउंट लेना है, लेसर अमाउंट लेना है। 1,000 या 2,500 में से जो भी लेसर है तो वो ले लेंगे। तो हमने क्या ले लिया, 1,000 वाला अमाउंट ले लिया। तो इस वाले अमाउंट की आपको जो है डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी है, तो आपको सिर्फ 5% ऑफ टोटल कॉस्ट का जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वही ले लेना है। एज अ डिडक्शन आपको वही अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 50,000 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है तो उसका 5% हमने कितना निकाला था, 2,500। तो यहाँ पर आपको 2,500 की ही जो डिडक्शन है वो अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर किसी तरह का आपने एक्सपेंडिचर किया है फिजिबिलिटी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, या आपने कंडक्ट मार्केट और अदर सर्वे ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेसी, असेसी के बिजनेस के लिए आपने कुछ मार्केट सर्वे कंडक्ट वगैरह किया है या फिर किसी अदर तरीके का सर्वे कंडक्ट किया है, उस तरह के अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड करे हैं तो वो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द असेसी, अगर असेसी के बिजनेस से रिलेटेड आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज को के एक्सपेंसेस को जो है इनकर्ड किया है तो वो भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट है लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन द असेसी एंड एनी अदर पर्सन विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। अगर आपने किसी भी तरह के लीगल चार्जेस को इनकर्ड किया है किसी भी तरह का एग्रीमेंट को जनरेट करने के लिए, एग्रीमेंट को बनाने के लिए जो कि असेसी के बिजनेस से रिलेटेड है, असेसी के बीच में या किसी अदर पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और उसके लिए आपने लीगल चार्जेस को इनकर्ड किया है तो वो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद इफ द असेसी इज अ कंपनी, अगर असेसी जो है कंपनी है देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो और क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे इनके अलावा। कौन कौन से अब लीगल एक्सपेंसेस आएंगे, एक तो आएगा आपका लीगल चार्जेस, जो भी आपने एमओए या एओए जो है कंपनी की बनाने में इसमें चार्जेस जो है लीगल चार्जेस इनकर्ड किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने बनवाया है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने बनवाया है तो वो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होगा। अगर उस एमओए या एओए को प्रिंटिंग चार्जेस भी आपने इनकर्ड करे हैं उसके ऊपर तो वो भी आपका प्रिलिमिनरी में ही ऐड हो जाएगा। और फीस अगर आपने किसी भी तरह की पे की है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको भी आप जो है प्रिलिमिनरी चार्जेस के अंदर या उनके एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। और एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हो गए जो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, एक तो आपने अगर किसी भी तरह का जो है शेयर इशू किया है या डिबेंचर को इशू किया है या फिर आपने
उनके लिए जो इनको इशू करने के लिए अंडरराइटर अपॉइंट किया था, या कोई कमीशन एजेंट जो है वो अपॉइंट किया था, या किसी ब्रोकरेज को अपॉइंट किया था, ब्रोकर को अपॉइंट किया था, उसके बदले में आप उसको ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे हैं, तो इस तरह की जो आप कमीशन उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी जिस तरह के ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको भी आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे, अगर आपकी जो असेसी है वो कंपनी है तब। ठीक है, उसके बाद सच अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी आइटम्स जो भी होंगे अदर एक्सपेंसेस के, वो ऊपर सारे के सारे बता दिए गए हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपकी कंपनी के स्टार्ट होने से पहले होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्शन मिलती है। और अगर इंडियन कंपनी है तो 1/5 ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है 5%, और उसमें से जो भी लेसर अमाउंट होगा तो हम वो ले लेते हैं। लेकिन अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का अमाउंट एज ए डिडक्शन हमें अवेलेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर फॉर अमलगामेशन और डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग। किसी भी अंडरटेकिंग का अगर अमलगामेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, और उस केस में अगर आप किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाती है। और डिडक्शन कैसे अलाउड होती है? 20% उस एक्सपेंस का अलाउड हो जाता है ऑन इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट। अगर आपने अपनी मर्जी से खुद रिटायरमेंट लिया है तो उस तरह के केस में भी आपको एक्सपेंडिचर जो भी आपने इनकर्ड करे होंगे उस पर भी क्या मिल जाता है? एक डिडक्शन मिल जाता है। और वो डिडक्शन भी आपका 20% का होता है, और वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल होता है। और इस वाले रिटायरमेंट के केस में कब कब आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी? अगर वो अमलगामेटिंग कंपनी होगी तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, डीमर्ज्ड कंपनी होगी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी है विच हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, या पार्टनरशिप है इन विच अमलगामेशन और डीमर्जर और सेसेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी थी या फिर किसी तरह की पार्टनरशिप थी, इन्होंने अमलगामेट कर लिया, या वो कोई अमलगामेशन ही था और फिर बाद में डीमर्ज हो गई, या उनका सेसेशन हो गया, यानी इस तरह का अगर किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन रहा तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अब यहाँ पर इस केस ही में, इस वाले केस में ही, वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले में ही डिडक्शन आपको कब कब अलाउ होगी? अगर आपकी कंपनी अमलगामेटेड होगी। डिडक्शन कब अलाउड नहीं हुई थी? जब कंपनी अमलगामेटिंग थी, लेकिन अब कंपनी अमलगामेटेड वाली है तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। रिजल्टिंग कंपनी है तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। सक्सेसर कंपनी है तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। और लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो इन द सेम मैनर, उसी मैनर में चल रही है, इसमें किसी भी तरह का अमलगामेशन नहीं हुआ, डीमर्जर नहीं हुआ, या सेसेशन नहीं हुआ, तो ये वाली जो है इन कंपनीज की भी जो है डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएंगे अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तब। और डिडक्शन कितने की अलाउड होती है? 20% की, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। हमारे पास नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो है एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स। ये सेक्शन 35E के अंदर लाई करता है। अगर आपने किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया है, किसी भी इंडियन कंपनी ने अगर किया है, और किसी एक ऐसे पर्सन ने किया है जो कि इंडिया में रेजिडेंट के जो स्टेटस है वो डिक्लेयर उसका हो चुका है कि वो रेजिडेंट है, अगर उसने पूरे तरीके से या फिर कुछ थोड़ा सा पार्ट अगर उसने मिनरल्स को डेवलप करने के लिए या फिर माइंस वगैरह को डेवलप करने के लिए या नेचुरल डिपॉजिट में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको जो है डिडक्शन अलाउड हो जाती है। और डिडक्शन जो है वो अलाउड होती है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जितने भी अमाउंट का एक्सपेंडिचर उसने इनकर्ड किया होगा उसकी 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको डिडक्शन के रूप में मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अदर डिडक्शन, जो कि सेक्शन 36 के अंदर आती हैं। तो पहली डिडक्शन मिलती है अदर डिडक्शंस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम की। इसकी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने इंश्योरेंस किसी रिस्क को कम करने के लिए या फिर किसी डिस्ट्रक्शन जो है स्टॉक की अगर डिडक्शन हो जाती है उसको कम करने के लिए लिया है, तो उस केस में जो आपको डिडक्शन है वो अलाउड हो जाती है। लेकिन ये जो आपने इंश्योरेंस जो प्रीमियम वगैरह आप पे कर रहे हैं, ये बिजनेस के जो पर्पस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए या फिर किसी प्रोफेशन के पर्पस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर ये आपके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होती है, तो उसकी डिडक्शन हमें अवेलेबल नहीं होती।
लेकिन ये जो रिस्क वाली होती हैं, ये इनकी डिडक्शंस आपको अवेलेबल तब हो जाती है जब अगर वो आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो। सेकंड डिडक्शन मिलती है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैटल पेड बाय अ फेडरल एनिमल कोऑपरेटिव बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैटल का मतलब है आपका रिलेटेड करता है एनिमल से, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। अगर हम इसका एग्जांपल लें, अमूल कंपनी का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अमूल कंपनी जो है एनिमल्स के थ्रू जो है मिल्क को प्रोड्यूस करती है, और भी बहुत सारे मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है। तो अगर वो इस तरह के किसी भी तरह का काम कर रहे हैं और अपने जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो क्या ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस तरह से जब वो इंश्योरेंस लेंगे उसके केस में तब उनकी जो डिडक्शंस हैं वो उनको अलाउ हो जाती हैं। द अमाउंट ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम अमूल कंपनी का नाम दे देते हैं, ठीक है, इज अलाउड डिडक्शंस। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, वैसे ही आपने जो भी लिखना है सिंपल सा इतना ही लिखना है और डिडक्शन इसकी अलाउड हो जाती है। किसी भी तरह की कोई परसेंटेज वगैरह यहाँ पर नहीं लाई करती है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आपने किसी भी तरह, आप एम्प्लॉयर हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जो है ले रखा है और उसका आप प्रीमियम पे करते हैं, किसी भी मोड से आप पेमेंट करते हैं अदर द कैश ऑफ इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ, अदर देन कैश, कैश के अलावा, तब आपको डिडक्शन मिल जाती है। यहाँ पर द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड बाय अ एम्प्लॉयर बाय एनी मोड ऑफ द पेमेंट अदर देन कैश, यहाँ पर कर लेंगे अदर देन कैश फॉर इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगी क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो अमाउंट पे कर रहा है अपने जो है एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के ऊपर। यहाँ पर बोनस और कमीशन, एनी बोनस और कमीशन पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर शॉल बी अलाउड एज डिडक्शन, एज डिडक्शन। अगर किसी भी तरह का जो बोनस है या कमीशन वगैरह एम्प्लॉय को पे की जा रही है, उसके सर्विसेज को रेंडर करते हुए जो भी उसने सर्विसेज रेंडर की हैं उसके जो है डिडक्शन अगर आपको अवेलेबल हो जाती है किसी भी एम्प्लॉयर को, तो वो डिडक्शन जो है आपको मिल जाती है। लेकिन वो बोनस या वो इंटरेस्ट या वो डिविडेंड या प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी जो बोनस है वो किसी भी तरह से इंटरेस्ट की फॉर्म में या डिविडेंड या प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बोनस एक अलग, एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिसको आप बोनस ही कह सकते हैं। बोनस ऐसे नहीं कह सकते कि हम बोनस इंटरेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं या प्रॉफिट जो है हम इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बोनस हो गया। इस तरह का बोनस जो है वो नहीं माना जाता। वो बोनस और वो कमीशन जो है वो सिर्फ आपके बोनस के हेड में ही आनी चाहिए, ना ही इंटरेस्ट में, ना ही डिविडेंड में, ना ही प्रॉफिट में। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर बोरोड कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, देखो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पे किया है, कैपिटल बोरो, आपने बोरो की थी कैपिटल, किस पर्पस के लिए की थी, बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए, तो आपको डिडक्शन यहाँ पर अलाउ हो जाती है। नोट यहाँ पर मैंने एक दे रखा है, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अगर आपने जो कैपिटल बोरो की हुई है वो आपने किसी भी एक एसेट को एक्वायर करने के लिए की हुई है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कैपिटल बोरो की है किसी और पर्पस के लिए अदर देन एक्वायरिंग ऑफ एनी एसेट, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। यहाँ पर एसेट की बात आपकी गुडविल भी हो सकती है, आपकी लैंड हो सकती है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, किसी भी तरह की एसेट हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आप डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, डिस्काउंट पे कर रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स पर, तो आपको डिडक्शन यहाँ पर अलाउड हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन अगर आप दे रहे हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर, सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ पीएफ और अप्रूव्ड सुपर एनिशियन फंड, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है। फिर है आपका अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, यहाँ पर आपको डिडक्शन इसकी अलाउड हो जाती है। सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, अगर एसएससी अगर एम्प्लॉयर है और उसने तब कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड में जो है उसने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, ठीक है। आज हम यहीं तक की डिडक्शंस को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे की डिडक्शंस। ये अभी 16th पॉइंट ही चल रहा है, इसकी अभी और कुछ डिडक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।